मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश भंडारी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं जिनका मैं आप सभी से परिचय कराना चाहूँगा। मैं स्वागत करता हूं मिस स्नेहिल पांडे मैम का, जो कि प्राथमिक विद्यालय सोहरा माऊ उन्नाव की शिक्षिका है। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है बतौर शिक्षिका। स्नेहिल पांडे मैम मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर और पोस्टर वुमन भी है, और साथ ही साथ इन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बतौर एडवाइज़र रोल किया है उन्हें। स्नेहिल मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो मैम आपसे बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो मैम, इस अचीवमेंट के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? धन्यवाद बधाइयों के लिए, शुभकामनाओं के लिए थैंक यू, और दूरदर्शन का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार अपने आप में एक ऐसी फीलिंग है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते शब्दों में। निसंदेह से शिक्षक जीवन का बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है, तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और लगता है कि मेरी कड़ी मेहनत कहीं पर जाकर सफल हुई और मैं तमाम उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपकी माँ जी को भी राष्ट्रीय सम्मान मिला था, तो क्या इसको मैं सहयोग कहूँ या फिर कुछ और? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि पहले तो मैं अपनी माँ के बारे में बताऊं कि मेरी मदर को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला दिवंगत प्रणब मुखर्जी जी से, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। एक हम लोग कई बात सुनते हैं या पढ़ते हैं कि शिक्षक अपने जैसा सदृश शिष्य तैयार करना चाहता है या एक माँ अपनी अनुकृति तैयार करती है, तो मेरी माँ ने उस चीज़ को प्रूव भी कर दिया। उन्होंने अपने जैसा मुझे बना दिया। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि मैं जो वो कर रही थी वो मैंने भी किया, और 4 वर्षों के अंतराल में ही माँ और बेटी हम दोनों को ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। तो लोग सोचते हैं कि ये कंट्री का जो एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड है ये कैसे बना। ये अपने आप में हिस्टोरिक है। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी माँ और पुत्री को शिक्षा के क्षेत्र में सेम जनपद से, सेम विभाग से, मीन्स हम लोग दोनों वर्किंग थे साथ में, और इस तरीके का पुरस्कार मिला हो। तो दैवीय संयोग तो नहीं कहेंगे, उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया और मैंने भी किया। लेकिन हाँ, जब बताते हैं किसी को तो वो दांतों तले उंगली दबाने वाली बात ही होती है कि आप दोनों को प्रेसिडेंट अवार्ड, हाउ अस्टॉनिशिंग। तो ये रिएक्शंस आते हैं, वी आर हैप्पी। स्नेहिल मैम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एडवाइजरी बोर्ड में भी आप थे, तो इसमें आपका क्या योगदान रहा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसकी स्टीयरिंग कमेटी है। बताना चाहूँगी, संचालन समिति में 27 सदस्य हैं, जिसमें मैं भी सलाहकार की भूमिका में हूँ, और अभी वो कंटिन्यू है। उसमें जो भी ड्राफ्ट आया है एनईपी का, जो भी संशोधन हुए हैं, उसमें हम अन्य शिक्षकों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं या क्या और उनके सजेशंस हैं, उन्हें हम लेते हैं और समराइज वे में ऊपर तक पहुंचाते हैं। उसमें हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रमुख सचिव और बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उसमें हूँ, और वो भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं वहाँ से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की बातें वहाँ तक पहुँचा पाती हूँ। तो दिस इज़ अ प्रॉपर चैनल बिटवीन एजुकेशन एंड टीचर्स। प्राथमिक शिक्षा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है? एनईपी कई मायनों में बहुत एनरिच कर रही है एजुकेशन को। सबसे बड़ी बात तो है कि एनईपी में प्री फाउंडेशनल लर्निंग की बात की गई है, जिसको कि हम पहले आंगनबाड़ी बोलते थे। बाल वाटिका करके कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें जो नन्हे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो घर में रहते हैं, प्री स्कूलिंग जिसे हम लोग कॉन्वेंट की भाषा में बोलते थे, तो एनईपी में उसे भी इन्वॉल्व किया गया। क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय में हूँ तो मैं उसकी ही बात करूंगी। तो बच्चों को हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव इन स्कूल, इस पर बड़ा फोकस किया जा रहा है, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी उन्हें भी सशक्त किया जा रहा है, उन्हें भी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। तो एनईपी काफ़ी पैरेलल रोल अदा कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल अदा कर रहा है बच्चों की शिक्षा में। शिक्षा में टेक्नोलॉजी का आप क्या रोल देखती हैं, और शैक्षिक नवाचार के बारे में आपकी क्या राय है? बच्चों के साथ तो मेरी हैप्पीनेस बॉन्डिंग है। मैं कहती हूँ मैं एक हैप्पीनेस पाठशाला चला रही हूँ। हालांकि मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैं आपको बताऊँ, जब शासन द्वारा 2 विद्यालयों को चयनित किया गया था, तब मेरा विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में चयनित किया गया। तो बच्चों के साथ बॉन्डिंग का आलम यह है कि मैं उनके साथ एक क्लासरूम प्रैक्टिस जो ट्रेडिशनल है वो नहीं फॉलो करती कि मैं व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही हूँ एंड दे आर नोटिंग डाउन। नो, मैं उनके साथ एकदम गैदरिंग में बैठ जाना, कारपेट पे बैठ जाना, ज़मीन पर जहाँ पर भी वो कुछ बना रहे हैं तो उनके साथ रंगोली बनाना, उनके साथ कैरम खेलना, क्रिकेट, बैडमिंटन खेलना। कई बार खेल खेल में आप बच्चों को बहुत अच्छा सिखा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने स्कूल में लागू किया हुआ है, और बच्चे भी मुझसे अपनी बात विदाउट हेजिटेशन कह लेते हैं, और उनके परिवार के साथ मेरी अच्छी हैंड होल्डिंग है, अच्छा शेयरिंग है। तो हम लोग जॉय ऑफ शेयरिंग के तहत एजुकेशन को शेयर करते हैं स्कूल में। टेक्नोलॉजी तो आज के
समय का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। फर्स्टली आई वांट टू से कि हम सभी शिक्षकों को, बहुत सारे शिक्षक दर्शक मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा हम अपनी लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि स्मार्टफोन को बच्चों के क्लासरूम प्रैक्टिसेस में भी इनकलकेट करने का ट्राई करें। आप बिलीव करेंगे कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स खुद से दीक्षा एक पोर्टल है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। एक हम लोगों के में प्रेरणा ऐप आया हुआ है, रीड अलोंग ऐप है। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने स्टूडेंट्स को सिखा रखी हैं। आईसीटी बोलते हैं हम इसे, और आईसीटी के बगैर अब कोई भी स्कूल रेज नहीं कर सकता। अगर मैं कॉन्वेंट से हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्वेंट की बात करते हैं, कॉन्वेंट में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो हमारी तुलना न चाहते हुए भी कॉन्वेंट से हो जाती है। तो हम लोग एक ही चीज़ पे थोड़ा सा लैग बिहाइंड करते हैं, वो टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारे स्कूल्स में इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। बहुत बारी ऐसा होता है कि वाईफाई नहीं है, लेकिन मैं अपने स्कूल में यूज़ करती हूँ। मैंने अपने स्कूल की वेबसाइट भी प्रिपेयर की है। इस कार्य में क्या आपको विभाग से कोई सहयोग मिला? और साथ ही साथ अगर सरकार से आपको कोई निवेदन है या सुझाव है तो आप साझा कर सकती हैं। विभागीय सहयोग हम लोगों को समय समय पर मिलते रहते हैं। विभाग बहुत कुछ कर रहा है। विभाग निःशुल्क ड्रेस वितरण हो जाते हैं, वस्त्र वितरण हो जाते हैं, एमडीएम की भी चीज़ें हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में अगर वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटीज़ है वो आच्छादित हो जाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स और अच्छा कर पाएंगे। उनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। टेक्नोलॉजी से उनका एक जो मिलाप है वो कराना सरकार को आवश्यक है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैम, मिशन शक्ति के एम्बेसडर भी आप रह चुके हैं और पोस्टर वुमेन भी रह चुके हैं, तो मिशन शक्ति क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। सबसे पहले तो निमेश जी मैं आपको बताऊं कि जब मैं मिशन शक्ति के बैनर पर आई तो इट वाज जस्ट लाइक ड्रीम बियॉन्ड माय थिंकिंग, बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, बिकॉज इट नेवर हैपेंड कि कभी कोई शिक्षक सरकारी योजना में पोस्टर पे दिखाई पड़ा हो। तो ये मेरे लिए, तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने अपना चेहरा बनाया। और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में मिशन शक्ति के बैनर और लोगों में आप मुझे देख सकते हैं। हालांकि अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है विमेन एम्पावरमेंट को लेते हुए, और उसमें देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स जिस पर सरकार काम कर रही है। चाहे वो अपनी बात को रखने की बात हो, चाहे वो महिला सुरक्षा से हो, महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, महिला स्वावलंबन। तो मैं जब उसमें चेहरा बनी तो मुझे इसे सीक्रेट रखने को भी कहा गया था कि आप बाद में बताएंगी। जब ये चीज़ें हुई तो मैंने अपने विद्यालय में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि मैं किशोरावस्था की बालिकाओं के लिए कुछ करूं। हालांकि मैं अपने वेतन से एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एक साइकिल देती हूँ एक बालिका को जो सबसे दूरस्थ गांव से आती है। मैं उसे साइकिल भेंट करती हूँ। ये मेरा अपना एक चैरिटी वर्क आप कह सकते हैं। इस वर्ष मैंने 6 साइकिल्स भेंट की हैं, तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है। हमारे यहाँ बालिकाओं का नामांकन भी बहुत ज़्यादा है, जिस पर कि गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे मैंने पैड वितरण निःशुल्क जारी रखे हैं, मैं बांटती हूँ, और उनकी मम्मियों तक भी जाते हैं, उनकी आंटी, उनके घर में जो भी फीमेल हैं एडोलेसेंस से ऊपर। तो मैं ये कर रही हूँ। और बालिकाओं को हिचक तोड़ो, चुप्पी तोड़ो वाले कॉन्सेप्ट के तहत बहुत बारी वर्कशॉप भी देती हूँ कि कैसे वो अपनी भावनाओं को समाज के सामने रख सकें, या अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसे कैसे शेयर कर सकती हैं। तो मैं मिशन शक्ति में मुझे लगता है अपना रोल निभा रही हूँ, और महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि वो भी आसपास मिशन शक्ति के रोल मॉडल के रूप में उभर कर आएँ और बालिकाओं को नसीहत दें कि वो कैसे अन्याय न सहें। या जेंडर एक होता है कि लैंगिक जो हम असमानता समाज में देखते हैं, मैं उस पर भी बहुत लेक्चर्स देती हूँ, उसकी भी बहुत एडवोकेसी करती हूँ। बच्चियों को सिखाती हूँ कि आप कैसे बालकों के बराबर हैं, और उनके पेरेंट्स को भी मैं काउंसलिंग करती हूँ। मिशन प्रेरणा क्या है और इसमें आपका क्या योगदान रहा? मिशन प्रेरणा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी जो लर्निंग आउटकम है उसे इंश्योर करने के लिए कॉम्पिटेंसीज डिसाइड की गई हैं कि अगर बच्चा कक्षा 1 से 5 तक है तो उसमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमें बेसिक उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये निर्धारित किया गया है कि 1 मिनट के अंदर अगर वो 5 शब्द पढ़ लेता है या 75% गुणा या भाग के सवाल हल कर लेता है तो ये डिसाइडेड, इसको हम लोग हिंदी में प्रेरणा लक्ष्य बोलते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें भाषा और गणित की बात की गई है। तो ये सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू हो चुका है। इसके तहत बच्चे को चिन्हित कर लिया जाता है। आपको एक शीट मिली होती है, उसमें आप मार्किंग करते जाते हैं कि किस बच्चे का लर्निंग आउटकम का स्तर क्या है। फिर उसके आधार पर हम अपनी स्ट्रैटेजीज में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और बच्चों को उसी के आधार पर शिक्षित करते हैं। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अभी भी एक गैप है, तो सरकारी स्कूलों में ऐसा क्या बदलाव लाया जाना चाहिए जिससे कि ये गैप कम हो पाए?
इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इन एनी सेक्टर, न सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात करें। हालांकि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उस स्थान तक पहुँची हूँ और हमारे तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की तस्वीर काफ़ी बदल रही है और मुझे प्राउड है कि मैं सरकारी स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा हमारी अनमयस्कता आती है, वो ये कि शिक्षकों को सिर्फ क्लासरूम प्रैक्टिसेस का काम दिया जाए, सिर्फ शिक्षा दें, बच्चों के साथ उनका जो एक बॉन्ड है वो निखर कर आ सके। अगर हम उसे बहुत सारे अन्य कामों में जो गैर शैक्षणिक कार्य बोले जाते हैं अगर हम उनमें लगाएंगे तो थोड़ा सा एजुकेशन कहीं पीछे होगी। और दूसरी बात, संसाधन जो हमारे विद्यालयों को चाहिए वो एक बार में ही मिल जाए, बार बार डिस्टर्ब ना हो कि अब हम जैसे अब आज पढ़ा रहे हैं तो फिर कुछ आ रहा है, फिर हम पढ़ा रहे हैं तो फिर बीच में कुछ इंटरप्शन हो रहा है, लाइक दैट। एक बिगिनिंग में सेशन के बुक्स भी आ जानी चाहिए, चीज़ें भी आ जाएं, यूनिफॉर्म भी आ जाए, तो एक बच्चे की पढ़ाई का पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है। बाकी सरकारी शिक्षक बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उस मिथक को तोड़ रहे हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। मैम, आप बाकी शिक्षकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो क्या आप उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों के लिए मेरा एक बहुत क्रिस्प मैसेज है, वो ये कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और बच्चों से अपनी दोस्ती निभाएं, उनके साथ खुश होकर देखें। मैं कह सकती हूँ कि उनके जो गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावक हैं उनके बच्चों की आंखों में एक आस, एक उम्मीद दिखती है, एक आपको वो भविष्य निर्माता की तरह देखते हैं कि आप उनका फ्यूचर बदल देंगे, आप उन्हें जैसे वो कार से आ रहे हैं, वो स्कूटर से आ रहे हैं, वैसा कर देंगे। तो कहना ये चाहूँगी कि उनके बच्चों को अपना बच्चा माने, उन्हें गले लगाएं, बच्चे आपसे खुल जाएंगे और वो शिक्षा जो आप किताबी ज्ञान के रूप में दे रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर कहीं वो शिक्षित हो पाएंगे। और स्कूलों में मेहनत करें, हमें जिस बात का वेतन मिलता है हम 100% कंट्रीब्यूशन करें तो हमारी लाइफ सफल हो जाएगी। मीना मंच क्या है और इसमें आपका क्या योगदान रहा? मीना मंच बेसिकली लड़कियों को एम्पावर करने के लिए एक योजना है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और ये किशोरावस्था की जो बालिकाएं हैं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में KGBV कहते हैं, हालांकि अब तो ये प्राथमिक विद्यालय और अपर प्राइमरी में भी है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है गर्ल्स को एम्पावर करना। जैसे आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में गर्ल्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होता है या उन्हें वो अवसर नहीं मिल पाते कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। तो मीना मंच में मीना एक हाइपोथेटिकल फिगर है जिसको एक आइडियल गर्ल के तौर पे मीना बनाया गया है, जो पूरे गांव की महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाती है और अपनी बात कहने का उनको टैलेंट कैसे आए उनके अंदर उनको समझाती है। तो इस तरीके से मीना का प्रादुर्भाव आया। तो बेसिकली ये है कि आप कैसे लाइफ स्किल्स सीख सकते हैं, कैसे अपने अंदर की हेजिटेशन या हिच या जो झिझक है उसे दूर कर सकते हैं, कैसे एक लैंगिक असमानता है जो समाज में उसे कम कर सकते हैं। तो मीना का कॉन्सेप्ट यही है कि जो बच्चियां पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, ड्रॉप आउट हो चुकी हैं, उन्हें भी विद्यालय तक लेकर आना, उनके शैक्षणिक स्तर को सुधारना तथा उन्हें इस तरीके की कुछ ट्रेनिंग्स देना कि वो आगे भी स्टडीज़ के साथ या स्टडीज़ के बाद भी अपनी लाइफ की अर्निंग को इंश्योर करने के लिए क्या क्या कर सकती। तो ये एक प्रोग्राम है और ये इसके बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो मैम, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी आपने एक मुहिम चालू किया है गुठली बैंक के नाम से। तो मैम, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है ये गुठली बैंक? ये कुछ अमेजिंग सा नाम है, वेरी इंटरेस्टिंग। एवरीबडी इज आस्किंग मी कि गुठली बैंक क्या है, गुठली बैंक क्या है। तो मैं यहाँ दूरदर्शन के माध्यम से साझा करना चाहूँगी। मेरा एक नवाचार बहुत पहले से चल रहा था जिसको राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया जब मैं इंटरव्यू दे रही थी। तो उसका नाम है ईच वन प्लांट वन। तो हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उन्होंने सबने एक एक पौधे को गोद लिया हुआ है और उसकी वो पूरी पानी खाद देखभाल करते हैं और उसकी पूरी एनुअल ग्रोथ देखते हैं, या अगर कोई पेड़ सूख रहा, पौधा सूख रहा है तो क्यों। तो हमारे यहाँ 300+ पेड़ पौधे हैं, बहुत ही क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट है स्कूल का। अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैंने इस बार ये सोचा कि जो हम लोग आम की गुठलियाँ खा के यूं ही फेंक देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवे पर या कहीं जामुन की गुठलियाँ फेंक देते हैं, तो मैंने गुठली बैंक का कॉन्सेप्ट लाई हूँ अपने जहन में और वो मैं शेयर कर रही हूँ। आई थिंक मैं पहली बार ही यहाँ पर शेयर ही कर रही हूँ, वो अभी शुरू किया है। तो उसमें आप इकट्ठा करिए और जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गुठलियाँ इकट्ठा करके स्कूल में देगा उस या तो छात्र को या अभिभावक को हम पुरस्कृत भी करेंगे इस माह के अंत में, और फिर उनको गाड़ेंगे, उनको लगाएंगे और उससे जो पौधे डेवलप होंगे, जो सैपलिंग्स होंगे, वो हम लोगों को भेंट किया करेंगे। तो इससे हम क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की जो एक मुहिम छेड़ रहे हैं उसकी तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो दैट इज अबाउट गुठली बैंक। राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुंचने का क्या प्रोसेस है और हमारे शिक्षकगण अपने कार्य क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं कि इस उपलब्धि को हासिल कर सके?
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मेरा एक वॉइस ओवर भी है, जो मैंने शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर है, वो मैंने किया हुआ है। तो उसमें मैंने एक गाइडलाइन जो होती है वो पूरी बताई है, स्टेप वाइज प्रोसेस, कि आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, फिर उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज हैं, कैसे आप उसको फुलफिल करेंगे और फिर फाइनल कैसे सबमिट करेंगे। आपने क्या काम किए हैं, उनकी अलग अलग ग्रेडिंग है, मार्किंग है, आपने किस तरीके की किताबें लिखी हुई हैं, ISBN नंबर्स क्या हैं उनके, और आपने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या किए हैं उसकी अलग मार्किंग है। आपने कम्युनिटी के मोबिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए क्या किया, जिसको बोलते हैं सामुदायिक सहभागिता, उसकी अलग मार्किंग है। तो अगर आपने इन पैरामीटर्स पे काम किया है देन यू कैन अप्लाई। मुझे लगता है 3.5-4 लाख टीचर्स हैं यूपी में, और उसमें से एक को ही ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, एक या कभी कभार 2। तो पूरे प्रदेश में अगर 1 या 2 को प्राइज़ मिलता है तो डेफिनेटली इसकी प्रोसेस बहुत हार्ड है। और 3 इंटरव्यूज़ फिर होते हैं, एक जिला लेवल पर होगा, एक ज़िले के बाद में आपका स्टेट लेवल पे होगा, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे होगा, और इसकी सूचना टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्रालय से आती रहती है। स्नेहिल मैम, ऑपरेशन कायाकल्प के पोस्टर पे भी आप हैं, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को समझाइए कि ऑपरेशन कायाकल्प क्या है। कायाकल्प जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विद्यालय में 14 पैरामीटर्स पे काम किया गया। सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा बजट जारी किया और इसमें 14वें वित्त से भी काम करवाए गए हैं। तो जैसे टाइलीकरण जिसे बोलते हैं, स्कूल में लाइट की फिटिंग, और स्कूल में वाटर सप्लाई, स्कूल में बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब बिंदुओं पर काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं स्कूल्स में बहुत चेंज आया है। अगर आपने पहले के बेसिक स्कूल्स देखे होंगे और अगर आप अभी के सरकारी स्कूल्स देख रहे हैं तो उसकी बिल्डिंग में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो ये सब कायाकल्प से हुआ है। फ्लोर अच्छा हो रहा है, वॉल्स अच्छी हो रही हैं, ब्लैक बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड्स, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो कायाकल्प अपने आप में ये है कि एनरिच कर रहा है एनवायरनमेंट को स्कूल्स के। छोटे बच्चों की एजुकेशन को अच्छा करने के लिए आपने और क्या क्या कदम उठाए? हर दिन नवाचार मैं स्कूल में करती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट है कि अपने आप से ही मेरा कंपटीशन है, क्या मैं एक दिन पहले थी उससे कितना बेहतर मैं आज हो पाई हूँ। इस थीम पर मैं अपना काम स्कूल के अंदर करती हूँ कि बच्चों के साथ आप क्लास में क्या उस दिन नया कर रहे हैं कि हर बच्चे तक आपका जो पढ़ाया हुआ लेसन है वो जाए और उनकी ग्रैस्पिंग लेवल एनहांस हो। तो इसके लिए मैंने पहले तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस किया। मेरे पूरे स्कूल में चारों तरफ जो वॉल्स हैं वो सेल्फ स्पीकिंग है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उसमें उसके पिलर्स में, इवन स्टेयर्स तक में मैंने गिनती, पहाड़े या कुछ सिनोनिम्स ये सब लिख रखे हैं। दूसरा मैंने काम किया है, बच्चों की टोली बनाई है जिसको आम भाषा में लोग बुलावा टोली कहते हैं। मैंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स इसलिए लॉन्च किए कि बच्चों से बच्चों की एक जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग हो, और जब एक बच्चा ही गांव में दूसरे बच्चे को बुलाने जाता है तो उसके अंदर एक फ्रेंडली वाला एफिनिटिव फीलिंग आती है। तीसरी चीज़ है कि मैंने अभिभावकों की भी एक टोली बनाई है जिसमें जो जागरूक मम्मियाँ हैं, जो पढ़ी लिखी माताएं हैं, वो भी विद्यालय में बैठकों में आती हैं, प्रतिभाग करती हैं और मुझसे वो पॉइंट्स लेकर जाती हैं कि अब उन्हें होमवर्क कैसे कराना है या आसपास के जो समुदाय हैं उनको कैसे जागरूक करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कंप्यूटर का प्रयोग स्मार्ट क्लास के थ्रू मैं वैज्ञानिक श्रृंखला लेकर आई हूँ जिसमें जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी एक लाइफ हिस्ट्री हम दिखाते हैं, उनके इन्वेंशंस दिखाते हैं और बच्चों को सिखाते जाते हैं। जगदीश चंद्र बसु हो गए, एडिसन हो गए, अभी हमने ये सीरीज स्टार्ट की है तो बच्चों को उनकी लाइफ के बारे में भी पता चलता है कि कैसे कोई इन्वेंशन हुआ। और अपने अपने क्षेत्र के जो सफल लोग हैं, अगर मेरी अप्रोच में वो लोग हैं तो आई वुड लाइक टू इनवाइट देम। मैं हमेशा उन्हें बुलाती हूँ और उनके एक लाइव सेशंस होते हैं, चाहे वो दरोगा पोस्ट पर हो या कोई मेडिकल फील्ड का हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कोई सिविल ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेट। तो ये मेरा प्रयास रहता है कि हर महीने या हर कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने क्षेत्र के सफल लोगों को बुलाएं और उनकी कहानियाँ बच्चों को खुद बताएं। इवन हम लोगों ने विदाउट मैच स्टिक कैसे स्नैक्स बनाते हैं इस पर भी काम किया कि आप कैसे छोटे बच्चे माचिस ना यूज़ करें और नाइफ भी ना यूज़ करें तो कैसे सैंडविच बना सकते हैं, कैसे अपने लिए लिया चना चुरमुरा बना सकते हैं। तो ये मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स लाती रहती हूँ। इसमें मेरा एक क्रिएटिव राइटिंग का भी कॉन्सेप्ट है। बच्चों को मैंने बोला माँ के नाम पत्र लिखिए या मित्र के नाम पत्र लिखिए। तो पहले तो उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाना पड़ा, उसके बाद अब वो अपनी भावनाएं कागज में उकेरते हैं। तो मुझे लगता है जो जितना अच्छा लिख पाता है वो उतना अच्छा फिर पढ़ने का प्रयास करता है। लाइब्रेरी मैंने ओपन की अपने विद्यालय में, एक कम्युनिटी लाइब्रेरी के नाम से, जिसमें आपके पास अगर किताबें हैं तो आप दे सकते हैं और अगर आपको चाहिए पढ़ने के लिए तो आप ले सकते हैं। तो ये गिव एंड टेक पर जॉय ऑफ शेयरिंग के अंतर्गत मेरा ये भी है। अभी मैंने हाल में ही उस पुस्तकालय का शुभारंभ किया, उसमें 6000 किताबें हैं लगभग, और मुझे समाज से भी बहुत सहयोग मिल रहा है। जैसे आसपास के लोग आते हैं तो वो भी कभी गमले दे गए हैं, कभी पौधे दे गए हैं स्कूल में, या कभी वॉल पेंटिंग कर दी।
तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी विजिबल चीज़ें हैं, जैसे डोर है, लैच है, या लॉक है, या रूफ है, या फ्लोर है, हमने उस पर स्टिक्स कर दी हैं, जो स्टिकी नोट्स की तरह होते हैं, उसको लिख दिया। 1 रुपये भी नहीं लगता इसमें, पेंसिल से आपने लिखा, उसमें उसके आगे संस्कृत लिख दी, उसके आगे उसकी हिंदी लिख दी, तो बच्चों की तीनों लैंग्वेज पे पकड़ मजबूत होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं। मैम, आई एम श्योर आज की कॉन्वर्सेशन के बाद हमारे दर्शकों को बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैम, जाते जाते आप हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जब मैं शिक्षिका नहीं थी तब की बात नहीं, लेकिन अब मैं शिक्षक हूँ, और जब लोग कहते हैं आप राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची हैं, मिशन शक्ति में हैं, कायाकल्प में हैं, तो आप कैसे वहां तक पहुंच गई? तो मुझे लगता है कि लोग आपकी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे की जो ग्रेजुअल आपके स्टेप्स होते हैं उन्हें कोई जानता नहीं, और अगर जान जाता है तो मानता नहीं। तो मैं आपसे कहूँगी, अपने काम को एकदम डीफ एंड डम होके करिए। मतलब और लोग क्या कह रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी एक दुनिया बसा लें स्कूल के अंदर, और उसमें बिल्कुल लग जाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स लॉन्च करें, आए दिन कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव। बच्चे आपसे जुड़ेंगे, आपका नाम खुद बखुद होगा, और पुरस्कार आप तक खुद चल के आएगा। यही मेरा सकारात्मक संदेश है कि पुरस्कार के लिए ना भागें, काम ऐसा करें कि पुरस्कार आपको मिल ही जाए। और एक छोटी सी बात और कहूँगी कि मैं चैरिटी करती हूँ, मैं समाज के प्रति अपना एक जिम्मेदारी समझती हूँ, तो कंट्रीब्यूशन करती हूँ। तो 2 लाइंस बोलना चाहूँगी। जैसे मैं साइकिल देती हूँ, कभी बच्चों को स्टेशनरी दी, या कई लोगों से जुड़ के भी कई बार काम किया। तो एक बहुत फेमस लाइन है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत खूब मैम, इसी मधुर स्वर पे हमारा इंटरव्यू भी आज खत्म होता है। एंड आई एम श्योर आपके थ्रू हमारे दर्शकों को इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। आप एक वॉकिंग टॉकिंग इंस्पिरेशन है, एंड आज के इंटरव्यू के बाद मैं भी बहुत इंस्पायर्ड महसूस कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, नमस्कार। तो दर्शकों, आज आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई थी, स्नेहिल पांडे मैम। तो होपफुली आप सभी को मेरी तरह इंस्पायर्ड महसूस हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।